धातु और अधातु लेसन जो हमने पढ़ा था उसका क्वेश्चन आंसर है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। क्या बताया था? मरकरी, ठीक है। जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता, सोडियम, पोटेशियम। उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है कौन सी धातु? चांदी बेटा, सॉरी चांदी, हाँ चांदी, और वो एक और है लोहा। और उष्मा की कुचालक होती है कौन सी ऐसी धातु है जो उष्मा की कुचालक होती है? कुचालक होती है लेड और मरकरी और लेड क्या हैं? कुचालक हैं बेटा, कुचालक हैं। सिल्वर तथा कॉपर ये क्या है? उष्मा की अच्छी चालक हैं, ठीक है। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ये मुलायम धातुएं होती हैं, मुलायम धातुएं होती हैं जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और ये मरकरी है जो द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। अधातुवर्धनीयता तथा तन्यता का गुण क्या है? एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंतर पूछा जा सकता है। अधातुवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए या अंतर बताइए, दोनों चीजें हैं, ठीक है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को अघातवर्ध कहते हैं। कुछ धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम तन्यता कहते हैं। 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके, ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंस है। आगे, सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबा के रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबा के रखा जाता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? विस्फोट कर जाता है या जल जाता है, ठीक है। ये बहुत ही अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। क्या है अभिक्रिया? ये भाप के साथ आयरन Fe+4H2O धातु, ये आयरन है, इसके साथ हमने जल मिला दिया, फेरिक ऑक्साइड बन गया और गैस हाइड्रोजन निकल गई बाहर। कैल्शियम के साथ जल की अभिक्रिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकल गई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान रिएक्शन है ये सब। ABCD 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया, ठीक है। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया और इस सारणी का उपयोग, किस सारणी का उपयोग? ABCD निबंध के निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भैया यहाँ सारणी नहीं है, ये अंकित सर का सब मिस्टेक है, फोन पर लगे होंगे, सारणी मिस कर दिए, चलिए सॉरी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो है लेकिन सारणी नहीं तो कैसे बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। कोई अभिक्रियाशील धातु है जिसको हमने HCl के साथ अभिक्रिया करवाई तो कौन सी गैस निकलेगी? यहाँ हमने एक अभिक्रियाशील धातु ले ली Fe, और कौन सा? तनु हाइड्रो, ई पगला H2SO4 लिख दिया, HCl होगा तो FeCl बनेगा बेटा, FeCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। FeSO4 ई पगला है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। हाँ ठीक है, ये वाला भी ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला तो कौन सी गैस निकलती है? गैस तो हाइड्रोजन निकलेगी और अभिक्रिया जो होगी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और जो अभिक्रिया होगी FeSO4 के साथ वो ये होगी। हाइड्रोजन को क्या करेगा? ये Fe इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि Fe जो है, फेरस जो है, वो आयरन जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा? ये जिंक है, आयरन सल्फेट का विलयन लिया तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और यहाँ विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। जिंक क्या करेगा? आयरन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक क्या है? ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। ये भाई तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको बनाने के लिए 2, 8, 1 सोडियम का होता है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आप यहाँ लिखेंगे सोडियम और इसके बाहरी कोश में एक ठो इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो, वो परमाणु क्रमांक कितना होगा, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का 8 होता है बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन लेंगे, इसके बाहरी कोश में 2 ठो इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दीजिएगा। मैग्नीशियम का 12 होगा तो इसके बाहरी कोश में 2 ठो इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा, इसे मैग्नीशियम लिख के, इसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। अब आपको ये बताना है Na2O, Na2O और H2O इसका निर्माण कैसे होता है। ये भाई ऑक्सीजन लीजिए, 2 ठो इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर, 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे ले लीजिएगा इसको और ऐसे इसको, और इस जब ऑक्सीजन वाला लीजिएगा तो पूरा ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इस सोडियम ऑक्साइड का बनाइएगा, Na2O है तो ऑक्सीजन तो एक ही रहेगा लेकिन सोडियम 2 रहेगा, ठीक है। सोडियम के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इस सोडियम के भी बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के बाहर 2 ठो होता है। तो ये दोनों ले लेगा इसका, ये भी दोनों ले लेगा और ये इसका पूरा चारों ले लेगा, ठीक है। हाँ ठीक, पूरा हो जाएगा। चलिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आकर्षण, आयनिक यौगिकों में परस्पर आयनिक आकर्षण बल बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। अगला, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। इंपॉर्टेंट है ये तीनों, पहले भी बता चुका हूँ जब लेसन पढ़ा रहा था, ठीक है। एक एक का डिफिनेशन देखिएगा। खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का निष्कर्षण अत्यधिक सरल व उपयुक्त होता है अयस्क कहलाते हैं, या ऐसे खनिज जिनमें धातुएं पाई जाती हैं उसको हम अयस्क कहते हैं। खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते, उनमें उपस्थित अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। जो कबाड़ उसमें मिला होता है उसको, जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उसको हम गैंग कहते हैं, ठीक है। अगला छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट है, ध्यान में सब रखते चलिएगा। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती, सोना और प्लेटिनम। 1 नंबर का क्वेश्चन। जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया, किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया होगी। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है पूरा। निम्न धातुओं के साथ की जाती है तो धातुओं का नाम नहीं लिखा। कौन सी धातु आसान, छोड़िए सॉरी, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, सोना, प्लेटिनम व चांदी। ये बाहरी वातावरण से जल्दी अभिक्रिया ही नहीं करते हैं तो ये संक्षारित कहाँ से होंगे, ठीक है, इसीलिए तो और महंगा मिलता है। मिश्र धातु क्या होते हैं, अभी बताएं। 2 धातुओं या अधातुओं को मिला करके समांगी मिश्रण जो बनता है उसी को मिश्र धातु कहते हैं या मिश्रातु कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। AgNO3 विलयन में कॉपर धातु, AgNO3 का जब विलयन बनाएंगे तो इसमें अगर कॉपर जोड़ेंगे तो CuNO3 बन जाएगा। कॉपर क्या कर देगा, विलयन में कॉपर धातु विस्थापित होगा या विस्थापित करेगा, ठीक है, यही होगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। लोहा है तो उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, फ्राइंग पैन है तो जिंक की उसके ऊपर लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा। क्यों भाई, ग्रीस लगाएंगे फ्राइंग पैन में, जिस पे खाना बनाते हैं फ्राइंग पैन, उसमें ग्रीस और पेंट लगाएंगे तो गर्म करेंगे तो ग्रीस चू जाएगा नीचे, अब पेंट लगाएंगे तो गल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिंक की ही परत चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अगला, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व कौन सा हो सकता है, यह तत्व कौन सा हो सकता है। कैल्शियम, कैल्शियम पे आंसर करिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, खाद्य पदार्थ रेफ डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों।
टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है? नहीं भाई, महंगा सस्ता की बात नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है? टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। हाँ, ये हो सकता है। ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा तो खाने वाले डब्बे में ज़्यादा अभिक्रियाशील चीज़ का वो कर देंगे तो अब खाने से अभिक्रिया कर लेगा। तो टिन का लेप लगाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अधिक अभिक्रिया, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक नहीं लगाते, हम क्या लगा देते हैं? टिन लगा देते हैं। चलिए, ये भी ठीक है। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दिया गया, क्या करना है इसका? इनका उपयोग कर धातुओं व अधातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? हथौड़े से पीट कर। धातु की पतली चादर प्राप्त होती है जबकि अधातु भंगुर होती है, अतः छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी। ये धातु और अधातु हो गया। विद्युत परिपथ, क्योंकि हमारे पास बैटरी भी है, बल्ब है, तार है, विद्युत परिपथ बनाकर हम उसको कुचालक सुचालक के आधार पे भी जो है कि क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। परीक्षण क्या करेंगे? ज़्यादा उपयुक्त तरीका, ग्रेफाइट एक धातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसके साथ भी बल्ब जलेगा। ठीक है, ये सब चेक करना आसान है, ये सब हमने बताया आपको। क्या करेंगे? धातु धातु को चेक करने के लिए पहले उसको पीट के चेक कर लेंगे, अगर बढ़ता है तो धातु है, टूट गया तो अधातु है। विद्युत परिपथ बनाएंगे, अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक है तो धातु है, नहीं है कुचालक है तो अधातु। परीक्षण कैसे करेंगे? ज़्यादा उपयुक्त तरीका, क्योंकि ग्रेफाइट एक धातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसके साथ भी बल्ब जलेगा। तो ग्रेफाइट एक क्या है? तो आपको पहले ही बता दिया कि ये एक अपवाद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? लेसन के टाइम पे भी इसको देखा था हमने, यहाँ भी देख लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एग्जाम्पल याद रखिएगा। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। तो दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती, मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। जबकि कापर और सिल्वर, आपने देखा था कि हाइड्रोजन ऊपर था, कापर और सिल्वर नीचे थे, तो ये इस हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन से ऊपर थे तो ये इसको विस्थापित कर देंगे। ठीक है, आगे चलिए। किसी धातु यम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? धातु यम के विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए अधातु यम का एनोड बन जाएगा। अधातु को हम क्या करेंगे? एनोड पे रख लेंगे और धातु को कैथोड पे रख लेंगे, और विद्युत अपघट्य जो होगा वो लवण का विलयन बन जाएगा। ठीक है, अम्लीकृत लवण का विलयन बन जाएगा। ठीक है, यही होता है और क्या। प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में थोड़ा सा एक हैंडल वाला बर्तन है, लेकर उसे गर्म किया। चित्रा के अनुसार ऐसे स्कैपुला ऐसे होगा, इसी में रख के गर्म कर लेगा। परखनली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। इसके ऊपर एक परखनली लगा दी और जो इससे गैस निकला उसको एकत्र किया। गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर। सूखे लिटमस पत्र पे कुछ नहीं होगा, और आर्द्र पत्र पर वो क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है, हाँ। ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। खत्म है, ये कुछ नहीं है इसमें। लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके बताइए। यही तो मारोगे तुरंत हवा हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन है नहीं है कुछ। लोहे को जंग से असद लेपन, पेंटिंग द्वारा ग्रीस लगाकर, ये सब क्या है? ये सब क्वेश्चन थोड़ी है। आगे चलो। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती हैं? अधातुएं ऑक्साइड कैसा बनाती हैं बेटा? अम्लीय बनाती हैं। पहले ही बता चुका हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन है। पहले तुरंत अधातु अम्लीय, धातु क्षारीय, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिएगा। कारण बताइए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक का कारण बताते चलते हैं। पहला, प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? भाई, प्लैटिनम, सोना, चांदी से आभूषण इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो चमकदार होता है और जल्दी खराब नहीं होता, इनका संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, यही कारण है बस।
सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये वायु से अभिक्रिया करके विस्फोट करते हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए हम इनको कैरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तन आसानी से संक्षारित नहीं होते, यह ऊष्मा के सुचालक भी हैं, इसीलिए हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, निस्तापन और भर्जन के द्वारा किया जाता है ना। हाँ, तो कैसे क्यों किया जाता? धातुओं को उनके ऑक्साइड से पृथक करना आसान प्रक्रिया है, अतः निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड गैस को पहले ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है, फिर उन ऑक्साइडों से धातुओं को अलग कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आपने तांबे के मलिन बर्तन देखे होंगे जिस पर नींबू या इमली के रस लगा के साफ कर दिया जाता है। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? क्योंकि ये पदार्थ अम्लीय होते हैं, अतः अम्ल तांबे के अशुद्ध पदार्थ को साफ करने में प्रभावी होता है, इससे तांबे के बर्तन की चमक बनी रहती है। खट्टे चीज से अम्ल होता है ना, अम्ल किसी चीज को साफ कर देता है जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में विभेद करिए। ठीक है, धातुएं क्षारकीय होती हैं, धातु अपचायक होती हैं, धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं? अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, अधातु अपचायक होती हैं, अधातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, एक्वा रेजिया जिसको अम्लराज कहते हैं, एक्वा रेजिया को हम क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उसने पुराने और मलिन सोने के आभूषण लाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, पैदा करने पर ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष बिलियन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वो महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क करने के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस बिलियन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? एक्वा रेजिया ये 2 एसिड को मिला के बनाया जाता है। उस व्यक्ति ने उसका सोना का जो आभूषण था उसको किस में डाल दिया? एक्वा रेजिया के बिलियन में डाल दिया। महिला को सोने को उसने क्या कर दिया? गला दिया और वजन हो गया कम। और ये बनता किससे है बेटा? HCl और HNO3 को 3:1, ठीक है, 3:1 3 संबंध है, 1 के अनुपात में जब हम इन दोनों अम्लों को मिला देते हैं तो इसी को हम कहते हैं अम्लराज या एक्वा रेजिया। इसमें कुछ भी डाल दीजिए गल जाएगा। आप हाथ डाल दीजिएगा तो वो गल जाए, सोना गल जाए तो हाथ तो ऐसे ही गल जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। कॉपर ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इसके विपरीत आयरन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। जल तो ठंडा और गर्म क्या, वो सब जल के साथ तो लोहा अभिक्रिया करके जंग लग जाएगा, इसलिए कॉपर का यूज ज़्यादा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, धातु क्या है? धातु क्या है? धातुएं वे तत्व होती हैं जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती हैं, बिल्कुल धनायन बनाती हैं और इलेक्ट्रॉन देती हैं। धातु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम किसी के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन धातुओं में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। कार्बन में 4 होता है, लेकिन कार्बन धातु तो है नहीं। ठीक है, धातुएं चमकीली होती हैं, ठोस होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ये सभी गुण धातुओं के हैं। जस्ट उसका अपोजिट कर लीजिएगा अधातुओं के। अधातुएं वे तत्व होती हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर ऋणायन बनाती हैं। अधातुएं परमाणु के बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 होती हैं इलेक्ट्रॉन और 8 भी होती हैं, जो वो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस। केवल हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर अधातु ठोस, द्रव्य और गैस तीनों फॉर्म में होते हैं। यह ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खनिज क्या है? इंपॉर्टेंट है बेटा।
खनिज क्या है? खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वह प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज, बॉक्साइट, ड नहीं है, ट है, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। अयस्क क्या है? अयस्क वह खनिज होते हैं जिनमें धातुओं का निष्कर्षण लाभप्रद हो, जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो। सभी अयस्क खनिज होती हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होता। वह खनिज जो सस्ते से सस्ते विधियों के द्वारा तत्व को प्राप्त करते हैं या ऐसे खनिजों को अयस्क कहा जाता है, कहलाता है, जिसमें से आसानी से ज़्यादा तत्वों को निकाला जा सके। गैंग किसे कहते हैं? अशुद्धियाँ जो पाई जाती हैं उसको हम गैंग कहते हैं। जो हम अयस्क निकालते हैं उसमें जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं उसी को हम गैंग कहते हैं। धात्विक या धातु क्रम क्या है? अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण करने तथा धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धात्विक या धातु प्रक्रम कहते हैं। निस्तापन क्या है? कार्बोनेट अयस्क को सांद्रित करने की विधि। कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इसको हम निस्तापन कहते हैं। अगला अयस्क का समृद्धिकरण क्या है? अयस्कों से अवांछनीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रण कहलाती है, ठीक है। भर्जन, सल्फाइड अयस्कों को गर्म करके उनको ऑक्साइड में बदलना भर्जन कहलाता है, ठीक है। धातु परिष्करण क्या है? धातुओं को शुद्ध करना ही धातु परिष्करण कहलाता है। धातु परिष्करण की 4 विधियां: परिसमापन, आसवन, विद्युत अपघटन और जोन परिष्करण, ठीक है। आगे चलिए, धातु का संक्षारण क्या है बता चुका हूँ कई बार, इसको छोड़ रहा हूँ मैं। रबर का वल्कनीकरण क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। रबर का वल्कनीकरण, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। ऐसा उनके गुणों में सुधार के लिए किया जाता है। सल्फर मिला देंगे तो रबड़ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सल्फर और कार्बन मिला देंगे तो रबड़ थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, नहीं तो ऐसे तो रबड़ बहुत मुलायम होता है, उससे टायर वायर नहीं बन सकता। अधातु वर्ध्यता तथा तन्यता का अभिप्राय बताइए। ये भी कर चुके हैं हम लोग, फिर से बोल देता हूँ। धातुओं का गुण जिसमें उनको हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण को अधातु वर्धनीयता कहते हैं। और जिसमें उनको खींच करके एक तार बनाया जा सकता हो, उसको हम तन्यता कहते हैं। मिश्र धातु क्या है? किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इन्हें पिघली अवस्था में रखकर प्राप्त किया जाता है। धातुओं की संक्षारण रोकने की विधियां, ये भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। रोधी विधि द्वारा वायु तथा वायु के बीच में रोधी का परत लगाकर, पेंट लगाकर, वार्निश, टीन, कॉपर, क्रोमियम, निकेल या विद्युत का लेपन करके हम उसे बचा सकते हैं। उत्सर्ग विधि, इस प्रक्रिया में जिंक की परत से उस तत्व को ढक दिया जाता है जिससे उसको बचाया जा सकता है, इसको गलवनीकरण कहते हैं। यसद लेपन, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है। अयस्क को समृद्ध करने की विधियों का वर्णन करिए। ये इंपॉर्टेंट है। द्रव चालित ढुलाई, अयस्कों को शुद्ध करने की विधि। पहला, इस विधि का उपयोग ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए किया जाता है। ऑक्साइड अयस्क को निकालने के लिए किया जाता है। गैंग कण सामान्यतः अयस्क कणों के सापेक्ष हल्के होते हैं। इस प्रक्रम में संक्षारित एवं बारीक पीसे हुए अयस्क को जल धारक द्वारा धुलाई धोते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें हल्के गैंग के कण जलधारा के साथ बहने के उपरांत भारी अयस्क कण प्राप्त होते हैं। तो जो भारी अयस्क कण होता है उसको निकाल लिया जाता है, उसी से धातुएं निकाली जाती हैं। जो हल्के होते हैं वो बह जाएंगे। अगला है फेनप्लोन विधि। इसमें एक टंकी है, टंकी में पानी भर देंगे, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल मिला देंगे और नीचे से वायु प्रवाहित करेंगे। जो बुलबुला निकलेगा तो बुलबुले में ऊपर गाज बन जाएगा, ठीक है, फेन बन जाएगा, फेन या गाज। इसी गाज में जो है कि अयस्क की अशुद्धियाँ आ जाती हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए चित्र बना है ना, ये पानी है, पानी ले लिया, उसमें क्या किया, चीड़ का तेल डाल दिया और इसमें वायु प्रवाहित कर रहे हैं। बुलबुला निकलेगा तो सल्फाइड अयस्क युक्त फेन के बुलबुले ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि में इस विधि से चुंबकीय अयस्कों को अलग किया जाता है, जिस पर एक रोलर पे
यहाँ रोल चुंबकीय रोलर होता है और इस पर जो है कि पदार्थों को ऐसे लुढ़काया जाता है। तो जो चुंबकीय पदार्थ वो नज़दीक गिरते हैं, जो अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो दूर चले जाते हैं। ठीक है। बारीक पिसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के एक सिरे पर डालते हैं। अयस्क का चुंबकीय भाग जो होता है चुंबक से आकर्षित होकर उसके समीप गिर जाता है और जो अचुंबकीय रहेगा वो दूर जाके गिर जाएगा। ठीक है। फिर आता है रासायनिक पृथक्करण। रासायनिक पृथक्करण प्रक्रम से अयस्क एवं गैंग के रासायनिक गुणधर्मों के भिन्नता के आधार पर बनाना होता है। इस प्रक्रम में शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों का उपयोग किया जाता है। अपचयन क्या है कि धातु यौगिकों से धातुओं को प्राप्त करने के प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। धातु का जो यौगिक है उससे शुद्ध धातु निकालने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। ठीक है। आगे चलो, ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए जो उष्मा की सर्वाधिक चालक हैं, चांदी और कॉपर। दो सबसे अधिक अधातुवर्धनीय धातु का नाम लिखिए, सोना और चांदी। जितना पीटेंगे सोने की पतली पन्नी बनाई जा सकती है। दो ऐसे धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम पोटेशियम। उन दो धातुओं का नाम लिखिए जिनका गलनांक इतना कम होता है कि हाथ पर रखते ही वे पिघल जाती हैं, गैलियम और सीजियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, गैलियम और सीजियम, इनको हाथ पे बाहर निकाल के रख दीजिएगा, पिघल जाएंगे। एक धातु तथा एक अधातु का नाम लिखिए। धातु हो गया हमारा पारा और अधातु हो गया ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या है, ब्रोमीन भी लिख सकते हो, जैसा मर्जी। एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जिसकी सतह चमकदार होती है, आयोडीन। अपवाद है ये आयोडीन, अपवाद भी है। धातु एवं अधातु किस प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं? धातु क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु अम्लीय बनाते हैं, बता चुका हूँ इसके पहले। कार्बन के उस अपरूप का नाम बताइए जो अभी तक ज्ञात सर्वाधिक तत्वों में सबसे कठोर है, हीरा, सबसे कठोर पदार्थ। उन दो धातुओं के नाम लिखिए जो पानी में रखने पर तैरने लगते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, बहुत हल्के होते हैं। कौन सी दो धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं? मैग्नीशियम और मैग्नीज। सोडियम पोटेशियम को कैरोसिन के तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्या करती हैं, आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनको कैरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है। मैग्नीशियम धातु जब हवा में जलती है तो उसका लौ का रंग कैसा होता है? हल्का हरा, नीला, हल्का हरा या नीला हो सकता है मैग्नीशियम धातु को जब जलाते हैं तो। दो धातुओं के नाम बताइए जो पानी से अभिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप से करती हैं, एल्यूमिनियम और आयरन। एल्यूमिनियम और आयरन ये क्या करती हैं, जल के साथ डायरेक्ट अभिक्रिया तुरंत नहीं करेंगी लेकिन उनके गैसीय फॉर्म में हों अगर तो उनसे अभिक्रिया कर लेती है। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध होता है या आयनिक बंध होता है? ठीक है, आयनिक या वैद्युत बंध होता है बेटा, वैद्युत बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक का नाम लिखिए। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है यहाँ, अपचायक है, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, इसमें से और निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपचयित हो रहा है, इसलिए अपचायक कहा जाएगा। इसने यहाँ से आयरन को हटा दिया, एल्यूमिनियम ने आयरन को हटा दिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया। उस विधि का नाम बताइए जिसके द्वारा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं को निष्कर्षित किया जा सकता है। विद्युत अपघटनी अपचयन की सीरीज कही जाती है। अगला क्वेश्चन, धातुओं के निष्कर्षण में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एक सस्ता अपचायक कार्बन है। सबसे सस्ता अपचायक क्या है, कार्बन। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड कौन सी है तथा शुद्ध धातु से बनी? अशुद्ध धातु किस पे होती है, एनोड पे, एनोड जो धन प्लस वाला होता है। कैथोड जो माइनस वाला होता है वो कैसी होती है, ये अशुद्ध के लिए है और ये शुद्ध के लिए है। ठीक है, शुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड को कैथोड बनाया जाता है ताकि शुद्ध धातु इस पे आ जाएगा। ठीक है, अगला, तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में उपयोग होने वाले विद्युत अपघट्य का नाम लिखिए। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन यूज करते हैं हम विद्युत अपघटन में। अमलगम किसे कहते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी कोई अभिक्रिया पारे के साथ होगी तो वो अमलगम या कहा जाएगा। ठीक है, पारदमिश पारा। लोहे से स्टेनलेस स्टील कैसे प्राप्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहे के साथ निकिल और क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस
स्टील प्राप्त होता है। इसको कठोर बनाने के लिए लगभग 0.00% कार्बन भी मिलाया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जल्दी खराब नहीं होता। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के ही बार बार क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल, सोल्डर, ये सब क्या हैं? मिश्र धातुएं हैं। तांबा और जिंक, एक तांबा और जस्ते से बने एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। पीतल, पिताजी। पीतल कैसे बनता है? तांबा और जिंक को मिलाकर, इसी को कहते हैं पिताजी। ठीक है। सीसा तथा टिन से बने मिश्र धातु का नाम, सीसा और टिन से बना सोल्डर। सीसा जहां मिला दिया गया टिन में तो सोल्डर बन जाएगा। सोल्डर का उपयोग क्या होता है? विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तारों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ, ये अच्छी चीज है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यह काफ़ी नरम होता है, इसलिए शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। इसमें चांदी मिला दी जाती है, 2% तांबा मिला दिया जाता है। कुछ भी, कोई भी और दूसरी धातु मिला करके इसको कठोर बनाया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना आभूषण बनाने योग्य होता ही नहीं है। ठीक है। धातु के विद्युत अपवर्तनीय परिष्करण के दौरान एनोड के नीचे निक्षेपित अविलय अशुद्धियों का नाम लिखिए। एनोड पंख, हाँ, जो एनोड पंख कही जाती हैं, जो भी अशुद्धियां नीचे आके इकट्ठा होती हैं वो क्या कहलाती हैं? एनोड है। जबकि सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं के अयस्कों का कार्बन द्वारा अपचयित करके धातु प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम के अयस्क को कार्बन के द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता। एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा ऊपर होता है और ये बहुत सक्रिय धातु है, और ये कार्बन के द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता। ठीक है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं के अयस्कों को निष्कर्षण कैसे किया जाएगा? देखिएगा, सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं हैं, अच्छा, कुछ धातुएं उच्च सक्रिय थी, कुछ मध्यम सक्रिय, कुछ निम्न सक्रिय थी। तो जो ये मध्य सक्रिय धातुएं हैं, इनका कार्बन के द्वारा अपचयित करके धातु प्राप्त किया जा सकता है। इनका कार्बन से अपचयन हो सकता है, लेकिन इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका कार्बन से अपचयन नहीं हो पाएगा। ठीक है। उनका इसको सक्रियता श्रेणी से नीचे आने वाले धातुओं से इसको का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? गर्म करके। बहुत ईजी है। इनका गर्म करके कर लेंगे, इसका कार्बन से, और इसका उच्च अपचायक यूज करेंगे, ऑक्सीजन वगैरह से यूज करके करेंगे। स्टेनलेस स्टील के गुण लिखिए। स्टेनलेस स्टील के गुण लिखिए। स्टेनलेस स्टील कठोर होता है, इसमें जंग नहीं लगता, कार्बन मिलाने पे और कठोर हो जाता है। ठीक है। इसको देखेंगे। एक तत्व ए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। एक तत्व है ए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, जिसका पानी में विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। तत्व ए धातु है या अधातु? देखिए, ये हिंट कर रहा है कि आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है। चूंकि लाल लिटमस को नीला करने का गुण किसका होता है? क्षारकीय होता है। तो ये जो धातु ए है वो कैसा होगा? क्षार होगा। ठीक है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? क्षारकीय होगी। तो ये धातु भी क्या हो जाएगा? क्षार ही होगा। ठीक है। क्या अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं? नहीं, सभी धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नाइट्रिक अम्ल सभी अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करे। सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक उच्च होता है। क्यों? क्योंकि वैद्युत संयोजी बंध होता है और ये बंध बहुत मजबूत होता है। नहीं क्योंकि गलनांक उच्च क्यों होते हैं? वो ये दोनों का रीजन सेम है। ठीक है। आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर क्यों होते हैं? ये भी वही है। आयनों के बीच मजबूत बॉन्ड होता है, इसलिए वो ठोस और कठोर होते हैं। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ठीक, ये सभी का में भी ये तीनों क्वेश्चन एक ही
रीजन पे बेस्ड हैं, ठीक है। इनके बीच का प्रबल वैद्युत बंध ही इन सभी चीज़ों का कारण है, चाहे उच्च क्वथनांक या उच्च गलनांक हो, ठोस हो, कठोर हो, ये सभी गुण उनके बीच बनने वाले बंध पर निर्भर करता है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर की सीरीज अभी कंप्लीट हुई। इस चीज़ को एक आध बार और देख लीजिएगा, बहुत ही आसान सा ये चैप्टर रहा था और मे भी आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनको आप नोट कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, और कमेंट्स में आंसर इसका जरूर भेजिएगा मुझे, ठीक है। वेरी वेरी थैंक्स।